नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों के लिए माननीय सांसद श्री प्रताप राव जाधव जी द्वारा माननीय संतोष कुमार गंगवार जी श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, जिसमें पेंशन को 7,500 रुपए किए जाना, उसके बाद महंगाई भत्ते के साथ जोड़े जाना और जो अन्य ईपीएस 95 पेंशन धारक मांगे करते हैं तो उनकी मांगों के संदर्भ में मांगे मंजूर करवाने के लिए सिफारिश की गई थी। तो इस सिफारिश के ऊपर माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा जो जवाब दिया गया है, तो उसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस जवाब में माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उच्चतम पेंशन, ईपीएस 95 पेंशन धारक जो इस स्कीम में शामिल नहीं थे तो उनको दिए जाने वाले पेंशन के संदर्भ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फ्री मेडिकल सुविधाओं के संदर्भ में जवाब दिया गया है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए ताकि ये जो जानकारी है तो इसके बारे में आपको पूरा पता चल सके। तो चलिए ये जो डिटेल अपडेट है तो इसको जानते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, देश के लगभग 68 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय श्रम मंत्री जी को जो सिफारिश की गई थी, तो उस सिफारिश में पहले क्या कहा गया था तो हम वो जानेंगे। उसके बाद माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा ये जो सिफारिश की गई थी तो इन सिफारिशों के ऊपर क्या जवाब दिया गया है तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन हाइक के लिए यहाँ पर जो रिकमेंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को किए गए थे तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा जो रिप्लाई इन सिफारिशों के ऊपर दिया गया है तो उसे भी हम जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों पत्र है तो वो आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी सिफारिश है यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए की गई थी। उसके बाद हम जानेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए ये जो जवाब श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से आया है तो उसमें क्या बताया गया है। तो जी, देश के लगभग 68 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक उनकी पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। 15 सितंबर 2020 को माननीय प्रताप राव जाधव जी संसद सदस्य बुल्ढाना द्वारा माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी श्रम और रोजगार राज्य मंत्री जी को एक पत्र ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लिखा गया था, जिसमें उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है रुपए 7,500 रुपए और उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाना, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और उनके पति या फिर पत्नी को चिकित्सा सुविधा दिए जाने की सिफारिश की गई थी। उनके द्वारा इस संदर्भ में विस्तार में लिखा गया था। महोदय, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ईपीएस 95 पेंशनर द्वारा विगत काफी समय से अनुरोध किया जा रहा है कि उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पूरे पेंशन की सुविधा दिए जाए और कम से कम 7,500 रुपए बेसिक पेंशन तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए और उनकी पति या फिर पत्नी को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाए तथा जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 योजना में शामिल नहीं किया गया था तो उन्हें उनका सदस्य बनाकर पेंशन योजना में शामिल करके अथवा उन्हें रुपए 5,000 रुपए की पेंशन राशि के तौर पर दिए जाए। लेकिन मुझे अत्यधिक दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि अभी तक इस विषय में सकारात्मक कदम उठाए नहीं गए हैं, जिस कारण ईपीएस 95 के पेंशनर्स को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आगे उन्होंने उनके पत्र में लिखा था कि इस संबंध में मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र बुल्ढाना की ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी भी विगत काफी समय से अनुरोध करती चली आ रही है, लेकिन अभी तक समस्या जो की तो बनी हुई है। मैं भी इनकी समस्याओं के निराकरण के बारे में अनेकों पत्र लिख चुका हूँ। यह किसी से छिपा नहीं है कि पेंशन योजना आखिरकार कर्मचारियों के कल्याण के लाभों के लिए है, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपने पेंशन योगदान पर एक सभ्य मूल्य प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। लेकिन यह वास्तविकता है कि ईपीएस 95 के पेंशनरों के रूप में देश के लगभग लाखों बुजुर्गों को गरिमा के साथ जीने के अधिकार से वंचित रखती है। यह दुखद है कि ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन के रूप में अल्प पेंशन राशि मिलती है, क्योंकि ईपीएफओ पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले वेतन को कैपिंग करता है और ईपीएस 95 में योगदान को कम करता है। मेरी जानकारी में यह भी आया है कि ईपीएस 95 से संबंधित पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करके अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, जिस पर उन्होंने
श्री जितेंद्र सिंह माननीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को इनकी समस्याओं के निराकरण कराए जाने हेतु कहा था। तत्पश्चात श्री जितेंद्र सिंह जी ने उनकी समस्याओं के बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया था, लेकिन कोविड-19 के चलते इनकी समस्याओं के निराकरण में व्यवधान आ रहा है। यह सही है कि कोविड-19 की वजह से देश अनेकों जटिल परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन यह भी सही है कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स कोविड-19 जैसी स्थिति में और भी अधिक गंभीर कठिनाई से जूझ रहे हैं तथा उनकी आयु भी बढ़ती जा रही है। और यह भी देखने में आया है कि इन पेंशनर्स के पारिवारिक सदस्यों की कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु भी होती जा रही है। अतः यह अच्छा होगा कि दीपावली से पूर्व पेंशनर्स की न्यायोचित मांगों को स्वीकार कर इनको राहत प्रदान किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए जाए। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि ईपीएस 95 पेंशन उनकी उपरोक्त सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें स्वीकार किए जाने हेतु समुचित निर्देश प्रदान करके की गई कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें। तो जी बुल्ढाना महाराष्ट्र से माननीय सांसद प्रतापराव जाधव जी संसद सदस्य द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए सिफारिश की गई थी। यह पत्र ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुरोध पर मांगों के संदर्भ में माननीय श्रम मंत्री जी को लिखा गया था। अंत में इस पत्र में यह भी कहा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में आपके द्वारा जो भी समुचित निर्देश प्रदान किए जाएंगे तो उस पर की गई कार्रवाई से मुझे आप अवगत जरूर कराएं। इस पत्र के जवाब में श्रम मंत्रालय से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांगे हैं तो उस संदर्भ में कहा गया है कि कृपया आपने पत्र दिनांक 15 सितंबर 2020 जो माननीय प्रधानमंत्री जी को संबंधित है उसका संदर्भ ले, जो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ईपीएस 1995 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत बढ़ोतरी एवं अन्य मांगों के संबंध में है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन ₹7,500 और महंगाई भत्ता संबंधी मांगों के संदर्भ में मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि कर्मचारी पेंशन योजना नियोक्ता से वेतन का 8.33 तथा केंद्र सरकार द्वारा वेतन का 1.16% दर अंशदान सहित एक स्वस्थ वित्त पोषित योजना है। ऐसी संचित राशि से योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान किया जाता है। इस तरह के मूल्य के परिणामों को कर्मचारी पेंशन कोष से स्वास्थ्य के आधार पर और ईपीएस 1995 की स्थिरता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए योजना के तहत लाभ का फैसला किया जाता है और इस तरह के संचय से भुगतान किया जाता है। योजना में बजटीय समर्थन देने का कोई प्रावधान नहीं होने पर व्यापक रूप से प्रासंगिक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए बजटीय समर्थन के द्वारा केंद्र सरकार ने 1,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन के रूप में वृद्धि की थी। न्यूनतम पेंशन पुनर्वृद्धि में वित्तीय प्रभाव निहित है। ईपीएस 95 के अंतर्गत महंगाई भत्ता देने संबंधी में यह सूचित किया जाता है कि इस मामले की जांच केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार निगरानी समिति द्वारा की गई थी। हालांकि समिति ने ईपीएस 95 जैसी नीतिबद्ध योजना के अंतर्गत व्यवहारिक नहीं पाया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उच्च पेंशन पर अंशदान स्वीकार कर देने संबंध में यह सूचित किया जाता है कि मामला न्यायाधीश है। उसके बाद ईपीएस 1995 पेंशन धारक तथा उनके पति या फिर पत्नी को चिकित्सा सुविधा देने के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि ईपीएस 95 योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी जो ईपीएस 1995 के सदस्य नहीं थे उन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया जाए और उनसे योगदान लेकर 5,000 रुपए पेंशन देने संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में ईपीएस 1995 में कोई प्रावधान नहीं है। माननीय श्री प्रतापराव जाधव जी संसद सदस्य लोकसभा बुल्ढाना खासदार संपर्क कार्यालय को यह जो पत्र माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में माननीय संसद सदस्य लोकसभा श्री प्रतापराव जाधव जी द्वारा जो सिफारिश की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए की गई थी, तो उसके जवाब में माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा यह जो पत्र है वह लिखा गया है। इस पत्र में साफ साफ बताया गया है कि देश के ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मौजूदा स्थिति है तो उसमें क्या बदलाव आ सकता है और क्या बदलाव नहीं आ सकता है। यह जो दोनों पत्र है तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ में इसका लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखा है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो दोनों पत्र है वो ओपन करके आसानी से देख सकते हैं। तो जी यहाँ पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के संदर्भ में पेंशन धारकों द्वारा जो मांगे की जा रही है तो उसके जवाब में श्रम मंत्रालय से ये जो जवाब आया है तो उसमें कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए किए जाए और उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़े जाने के संदर्भ में ऐसा यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं है। ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को फ्री में चिकित्सा सुविधाएं दिए जाए तो उस संदर्भ में भी ईपीएस 95 योजना में कोई
प्रावधान नहीं है। उसके बाद जिन कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया था तो उनको शामिल किए जाने पर ऐसा भी कोई प्रावधान यहाँ पर इस योजना में नहीं है। तो जो है यहाँ पर अब सवाल उठता है कि क्या श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। साथ में उच्चतम न्यायालय में जो मामले दाखिल है तो उच्चतम पेंशन से संबंधित है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर कहा गया है कि यह जो मामले है वो अभी न्यायाधीन है। इसके ऊपर उच्चतम न्यायालय से कोई यहाँ पर फैसला नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से इस पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो जी हाँ, यहाँ पर ऐसा ये जो अपडेट है तो इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को काफी दुख होगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार मांगे किए जाने के बाद भी श्रम मंत्रालय की तरफ से ये जो जवाब दिया गया है तो वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है तो उसके बिल्कुल ही विरुद्ध है। यहाँ पर मौजूदा समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी की मांगे है तो उन मांगों के संदर्भ में ईपीएस 95 पेंशन योजना में कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट था तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी ली। अभी हमको यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की ये जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए ईपीएस 1995 पेंशन योजना में क्या बड़े बदलाव करने होंगे जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी, तो इसके संदर्भ में हमें सभी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि ईपीएस 95 योजना एक वित्त पोषित योजना है जिसमें कर्मचारी के नियोक्ता द्वारा बेसिक सैलरी का 8.33% हिस्सा दिया जाता है, जिसके कारण ईपीएस 1995 पेंशन धारक जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको पेंशन का भुगतान किया जाता है। पर यह जो पेंशन का भुगतान किया जाता है तो इस पेंशन की राशि से दो वृद्ध व्यक्तियों का जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं, लगभग यहाँ पर खबरों के मुताबिक बताया जाता है कि 40 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिलती है, और लगभग 23 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलती है, और कुछ ही पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है। यानी ज्यादा से ज्यादा आपको जो है वो मौजूदा समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है तो वो 5000 रुपए तक हो सकती है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। पर यहाँ पर अगर हम 5000 रुपए की बात करें तो वो भी काफी गिने चुने पेंशनर्स होंगे जिनको ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत 5000 पेंशन मिल रही होगी। कुछ पेंशन धारक ऐसे भी हैं जिन्होंने कोर्ट के आदेशों का सहारा लेकर अपनी पेंशन को बढ़ा लिया है, उनको उनकी उच्चतम वेतन पर ईपीएफओ द्वारा हायर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे पेंशन धारकों को 25,000 30,000 ऐसी ही पेंशन मिल रही है। पर यहाँ पर मौजूदा समय में जो कर्मचारी निवृत्त हो गए हैं तो उनको जो पेंशन मिल रही है तो वो अगर हम देखें तो ज्यादातर पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको 1000 रुपए से कम पेंशन मिलती है, कुछ पेंशन धारकों को 1000 रुपए पेंशन मिलती है। तो जी हाँ, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन योजना में जो बदलाव है तो वो सरकार द्वारा किए जाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आज की महंगाई को अगर हम देखें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ये जो अल्प पेंशन मिलती है तो ऐसे में इनको जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। और ईपीएस 95 पेंशन योजना अगर इतनी ही पेंशन यहाँ पर पेंशन धारकों को सेवानिवृत्ति के बाद देती है तो इस योजना में संशोधन करके पेंशन की जो राशि है तो उसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विचार जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये समय की यहाँ पर मांग है कि पेंशन की जो योजना है तो उसमें संशोधन किया जाए और पेंशन को एक सम्मानजनक राशि में प्रदान किया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट था तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में आपको जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ये जो जवाब श्रम मंत्रालय की तरफ से आया है तो उसके बारे में पता चल सके। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ये भी पता चल सके कि ईपीएस 95 पेंशन योजना में संशोधन किए बिना उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की जाने वाली है। ईपीएस 95 पेंशन योजना में ईपीएस 95 पेंशन योजना में संशोधन किए जाने के लिए माननीय उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है तो उनके द्वारा भी एक पत्र हाल ही में लिखा गया है। यह पहली बार है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ईपीएस 95 पेंशन योजना में संशोधन के लिए पहली बार पत्र लिखा गया है। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट था तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में आगे आने वाले अपडेट के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको जब भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में कोई अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही खबरें जो है वो लेकर आते रहते हैं। कोई भी आपको हम झूठी खबर देते नहीं है, जो भी अपडेट रहता है तो हम आपको उसके बारे में अपडेट करवाते रहते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा।
अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।